स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, शादियों का सीज़न आने वाला है तो गोल्ड की खरीदारी भी बढ़ने वाली है। बट कभी सोचा है कि इतना महंगा क्यों है गोल्ड भारत में? क्यों लोग प्रेफर करते हैं कि दुबई से टू एंड फ्रो फ्लाइट भी ले ले और वहाँ शॉपिंग भी कर ले, क्वालिटी प्रीमियम शॉपिंग करके, गोल्ड की शॉपिंग करके वापस भी आ जाए एंड स्टिल दे विल सेव मोर। क्या है इसके पीछे की रियलिटी? इसके कुछ नंबर्स है ये कि अगर आप मान लीजिए कि 2 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं अपने वेडिंग गोल्ड के ऊपर, जो कि जनरली भारत की मिडिल क्लास शादियों में ये तो मिनिमम खर्चा है, तो भी आप कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये बचा सकते हैं। क्या इसके पीछे सिर्फ प्राइसेस वजह हैं या कुछ वजहें और भी हैं? क्या वजह है? टैक्स है, डिप्रिसिएटेड करेंसी है, क्या है? वो सब बात करेंगे। नंबर्स आप देख सकते हैं। मुंबई में जो गोल्ड अप्रॉक्सीमेटली 10,000 का मिलता है पर ग्राम, वही गोल्ड दुबई में 9,500 का मिलता है, यानी 500 रुपये आप पर ग्राम ऑफ गोल्ड, लगभग 400 से 500 रुपये पर ग्राम ऑफ गोल्ड आप बचा रहे होते हैं। और क्योंकि दुबई में कोई भी गोल्ड माइन नहीं है और इंडिया में तो फिर आपने KGF भी देखी है, रॉकी भाई को, तो कोलार गोल्ड फील्ड है और ओवरऑल ये भी माना जाता है कि लगभग 600 टन्स ऑफ गोल्ड हम लोग निकाल सकते हैं, डिस्कवर्ड रिजर्व्स है। बट स्टिल ये देश में हम 5% अपने अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन का 5% गोल्ड भी मैन्युफैक्चर या वैल्यू ऐड नहीं करते। वहीं दुबई, जहाँ पे गोल्ड फील्ड्स ही नहीं है, वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड हब बन के बैठा हुआ है पोस्ट आफ्टर स्विट्जरलैंड। तो कैसे दुबई ने लगभग 275 बिलियन दिरहम्स का इकोनॉमी खड़ा कर लिया और हम गोल्ड फील्ड्स होते हुए भी, हिस्टोरिकली गोल्ड होते हुए भी पिछड़ते चले गए, पिछड़ते चले गए, पिछड़ते चले गए। इसी पैराडॉक्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। सो वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है द दुबई गोल्ड पैराडॉक्स, इकोनॉमिक लेसन्स फॉर इंडिया। मेरा नाम है ऋषभ, आई मेरे इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी है। इस पूरे सिस्टम को हम समझेंगे कि हम लैग कहाँ कर रहे हैं, कहाँ हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है और कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़, हमारी जो गोल्ड पॉलिसीज़ हैं वो हमारे गोल्ड वैल्यू एडिशन को पीछे खींच रही है। जहां हम डायमंड वैल्यू एडिशन में दुनिया में बहुत आगे हैं, जैसे सूरत वाला जो एरिया है, क्यों गोल्ड में हम पिछड़ रहे हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट। इसको हम इकोनॉमिक थ्योरीज से भी समझेंगे ताकि जो डिटेल्स हाउस एंड वाइज हैं वो भी आपको समझ में आ जाए। आपको इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए और अगर आपको आज के लेक्चर में मज़ा आ रहा है, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए हो सकता है। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के प्रतिज्ञा जुलाई बैच में एडमिशन्स आर ओपन। इस एडमिशन ओपन है एंड इफ यू विल यूज द कोड HS Live देन यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप यूज करेंगे कोड HS Live तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अपने प्रतिज्ञा बैच पे, प्लैटिनम बैच पे। प्लैटिनम बैच क्यों? क्योंकि ना सिर्फ लाइव क्लास बल्कि टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप, ये भी आपको प्लैटिनम बैच इकोनॉमिक्स ऑप्शन में प्रोवाइड की जाएगी। यूज़ करना है कोड HS Live एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करो मेरे साथ ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, सर्च हिप्पोनॉमिक्स, और यू कैन राइट टू मी ऑन माई email ID। आई विल रीच आउट टू यू, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अगर एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन चाहिए जिसमें रटना नहीं है, जिसका हाईएस्ट ऑप्शनल स्कोर है 335, जिसमें 280 प्लस लाना एक एवरेज स्कोर माना जाता है, यानी हाई स्कोर्स है उसके, और साथ ही साथ इंटरव्यू स्कोर्स है हाईएस्ट 215 इंटरव्यू स्कोर्स है, हाईएस्ट ओवरलैप्स है प्रीलिम्स में 30 प्लस क्वेश्चंस के साथ, और हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो रहा है पिछले 10 साल में बाय UPSC। तो अगर ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन चाहिए जो आपकी वैल्यू एडिशन ज़्यादा करे, आपके पॉलिसी मेकिंग में आपको एक बेहतर स्टूडेंट बनाए और एक बेहतर ब्यूरोक्रेट भी, तो ये ऑप्शनल आपके लिए है। तो अगर भीड़ का हिस्सा नहीं बनना और एक अच्छा ऑप्शनल चाहिए जिसमें आप हाई स्कोर कर सके, अच्छी रैंक ला सके और साथ ही साथ फाइनल लिस्ट में अपना नाम देख सके, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए है। अब कैसे डिसाइड करें? इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक थ्योरीज, ट्रेड थ्योरीज, तो ये आपका हो सकता है। इंटरेस्ट कैसे आएगा? आज की क्लास से आपको पता चल जाएगा। तो देखो प्रॉब्लम कहाँ है। सबसे पहली प्रॉब्लम है टैक्स। टैक्स की प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि इंडिया में गोल्ड के ऊपर GST लगता है 3%। अब क्योंकि हम अपना गोल्ड खुद नहीं बनाते हैं, खुद माइन नहीं कर रहे हैं, इवन आफ्टर हैविंग 600 टन्स ऑफ कैपेसिटी की पर ईयर हम माइन कर सके, हम इंपोर्ट करते हैं,
5% भी हम अपना गोल्ड खुद से नहीं बनाते तो 6% की इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है, और ये 6% आफ्टर डिक्रीजिंग द इंपोर्ट ड्यूटी है। लास्ट ईयर सरकार ने इस इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया था क्योंकि गोल्ड के दाम बेतहाशा बढ़ रहे थे और सरकार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में खासा लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपीस खो चुकी। वो कैसे है वो आगे देखेंगे हम लोग। इसके अलावा मेकिंग चार्जेस के ऊपर भी जीएसटी, एक और टैक्स 5%, और टोटल टैक्स आपका लगभग 14 से 15% है सिर्फ गोल्ड की एक छोटी सी ज्वेलरी बनाने के लिए। यानी लगभग 21 से 22 हज़ार रुपये आप सरकार को सिर्फ और सिर्फ टैक्स दे रहे हैं। 21 से 22 हज़ार रुपये आप टैक्स दे रहे हैं हर 2 लाख की परचेज पे, हर 2 लाख की परचेज पे 22,000 टैक्स, यानी लगभग कि आप वही 15% पकड़ मान के चल सकते हैं। और सुनो, दुबई में यही जीएसटी 0% है, नो जीएसटी ऑन गोल्ड। वैट है 5%, बट अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी, जो अलाउड क्वांटिटीज़ हैं जैसे 20 ग्राम फॉर मेल्स एंड 40 ग्राम्स फॉर फीमेल्स, ये अलाउड क्वांटिटीज़ हैं, तो ये वैट आपको पूरा, मतलब जितना भी है आपको वैट पूरा मिल जाएगा। हाँ, और ज़्यादा अगर आप गोल्ड लाते तो इंडिया में आपको कस्टम ड्यूटी ये वाला देना होगा 6%, उसके बाद भी आपको सस्ता पड़ेगा। इंपोर्ट ड्यूटी कुछ भी नहीं है कंज्यूमर्स के लिए। वैट जो 5% है, आप दुबई से गोल्ड लेके आएंगे तो दुबई में जो आपने 5% वैट दिया है वो एयरपोर्ट पे आपको वापस हो जाएगा पैसा। तो ये जो 22,000 रुपये आप टैक्स दे रहे थे भारत में, वो 1 रुपये आपको टैक्स नहीं देना अगर आप दुबई से गोल्ड खरीद रहे हैं। कितना बड़ा एडवांटेज है। आपको मालूम है डिमांड और प्राइस में इन्वर्स रिलेशन है, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी। दुबई में प्राइसेस कम है तो दुबई के गोल्ड की डिमांड ज़्यादा है, इसीलिए आज वो सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड हब बन के बैठा हुआ है। सो इकोनॉमिक थ्योरी क्या कहती है, व्हेन गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्स कंज्यूमर फाइंड्स अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स कहाँ? इंडिया का कंज्यूमर दुबई में अल्टरनेटिव खोजता है। तो इससे ओवरऑल होता क्या है, ओवरऑल गवर्नमेंट को ही रेवेन्यू लॉस होता है, एक सरप्लस का लॉस होता है, और ओवरऑल भारत की ही इकोनॉमी इंपैक्ट हो रही होती है। इवन आफ्टर पीपल हैविंग सो मच ऑफ प्रेफरेंस फॉर गोल्ड एंड ज्वेलरी एज अ फाइनेंशियल असेट, इसके बाद भी अगर आप सस्ते में नहीं बेच पा रहे तो आप रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ही कैपिटल फ्लाइट भी होती है दुबई में, यानी अगर यहाँ ना खरीद के दुबई जाएंगे तो यहाँ का पैसा कहाँ जाएगा, दुबई जाएगा, है ना। तो हम आगे देखते हैं कि जियोपॉलिटिकल ट्रूथ और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ पे। व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? प्रूवन रिजर्व्स इंडिया में है 608 टन के आसपास, बट एनुअल प्रोडक्शन इज नेग्लिजिबल, यानी जो हमारी 800 टू 900 टन की एनुअल डिमांड है वो भी पूरा नहीं कर पाते हैं। मोर देन 95% ऑफ आवर एनुअल डिमांड वी आर इम्पोर्टिंग। हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी। अब इंपोर्ट डिपेंडेंसी है तो इसके ऊपर 6% टैक्स भी ले रहे हैं। घूम के आता है हमारे यहाँ सोना, डायरेक्ट नहीं आता, स्विट्जरलैंड से घूम के आता है। माइन अफ्रीका में है, ग्लोबल साउथ के लीडर होने की बात हम करते हैं, और वही अगर हम डायरेक्ट खरीदते तो हो सकता है कम पड़ता, वो यूरोप में रिफाइन होता है और उसके बाद यहाँ आता है महंगा। वही यूएई को देखा जाएगा तो नेचुरल डिपॉजिट कुछ नहीं है, बट उसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो यूरोप को एशिया से लिंक करता है, यानी अफ्रीका 40% सप्लाई है, टर्की 25% और स्विट्जरलैंड से 20% का सप्लाई लेता है दुबई। क्योंकि अफ्रीका से 40% सप्लाई है तो कॉस्ट मैनेज करने में हेल्प मिलती है दुबई में। वैल्यू एडिशन, क्योंकि वैल्यू एडिशन होता है उसकी वजह से 4,000 से भी ज़्यादा छोटी बड़ी गोल्ड कंपनीज एग्जिस्ट करती है दुबई में, जिससे उनको मैसिव रेवेन्यू क्रिएट होता है वहाँ की गवर्नमेंट को, और वो ज़ीरो जीएसटी, ज़ीरो इनकम टैक्स जो है आगे प्रोसेस कर लेती हैं अपने लोगों के लिए। 9% का के आसपास का वहाँ पे कॉरपोरेट टैक्स है, यानी टैक्सेस आर वेरी लो बिकॉज ऑफ गुड गवर्नमेंट पॉलिसीज। लेकिन अगर आप इंडिया का केस देखें तो आज भी इंडिया का 2.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास इंडिया में गोल्ड लोगों के घरों में पड़ा हुआ है। मतलब सभी घर मिला के, एक घर में नहीं, सारे घरों में को मिला दिया जाए अगर तो लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर का गोल्ड पड़ा हुआ है लोगों के पास, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी 6 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो अगर इतना गोल्ड को लेके लोगों में लगाव है तो क्यों नहीं फिर भी पॉलिसी ऐसी बनती कि गोल्ड की डिमांड को, गोल्ड रश को और बढ़ाया जा सके और इंडिया को एक बेहतर अल्टरनेटिव बनाया जा सके गोल्ड रिफाइनिंग, गोल्ड मेकिंग का। ठीक है, तो और देखते हैं हम इसमें प्रॉब्लम।
करेंसी और सप्लाई चेन का गेम। तो सबसे पहले हम देखते हैं सप्लाई चेन। तो इंडिया में जो गोल्ड आता है वो पहले अफ्रीकन माइन से स्विट्जरलैंड जाता है, फिर इंडिया आता है और फिर कंज्यूमर तक आता है। वही दुबई में अफ्रीकन माइन से सीधे खरीदा जाता है और वो सीधे कंज्यूमर को बेच देते हैं। और ये जो बहुत बड़ा इंटरमीडिएरी है स्विट्जरलैंड, जहाँ पे रिफाइनिंग हो रही है गोल्ड की, वो हटा देते हैं। तो वैल्यू एडिशन, रिफाइनिंग प्रोसेस से ही वैल्यू एडिशन शुरू हो जाता है दुबई में। तो वो ज़्यादा कमा रहे हैं, ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं। मोर पीसफुल लाइफ, बेटर लाइफ स्टाइल फॉर द पीपल ऑफ दुबई, इसलिए लोग दुबई भागने चाहते हैं। और करेंसी का भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। आप खुद सोच के देखिए, क्योंकि हम 95% से ज़्यादा चीज़, मान लो 100% हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, तो अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमको डॉलर दे के खरीदना होगा गोल्ड, डॉलर दे के खरीदना होगा गोल्ड। और हमें मालूम है कि जब भी डॉलर करेंसी डिप्रिशिएट करेगी, इंडिया की करेंसी मान लो कि पहले 80 रुपये थी, डिप्रिशिएट करके 90 रुपये हो गई, यानी हर डॉलर पे 10 रुपीज़ पर डॉलर हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है। 10 रुपीज़ पर डॉलर हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो अगर आप 10 रुपया पर डॉलर ज़्यादा देंगे, यानी कि आप लगभग 15% ज़्यादा के आसपास, 15% ज़्यादा प्राइस दे रहे हैं, क्योंकि आपकी करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है। बिकॉज इम्पोर्टर्स आर एट लॉस वेन एवर करेंसी डिप्रिशिएट, और इंडिया की करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है। डॉलर के अगेंस्ट में भी देख लो या फिर आप दिरहम के अगेंस्ट में भी देख लो, क्योंकि लगभग 25 रुपये के दिरहम के आसपास आ गया है। 25 रुपये पे एक दिरहम मिलता है, पहले 20 के आसपास था। तो अगर करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है और इंपोर्ट डिपेंडेंस ज़्यादा है गोल्ड पे, तो हमें गोल्ड इंपोर्ट करना और महंगा पड़ता है। और क्योंकि हमें गोल्ड इंपोर्ट करना महंगा पड़ रहा है, तो उससे बेहतर है कि आप दुबई से खरीद लीजिए, क्योंकि वहाँ करेंसी भी स्ट्रांग है, यहाँ करेंसी भी वीक है। क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो महंगा भी पड़ रहा है, तो कंज्यूमर को भी महंगा पड़ रहा है। तो ओवरऑल हमारी गोल्ड इकोनॉमी थोड़ी सी प्रॉब्लम में दिखाई देती है, कंपटीशन में नहीं दिखाई देती। और सिर्फ डोमेस्टिक कंज्यूमर को मत सोचो, हम अगर इतना ज़्यादा गोल्ड रिफाइन कर पाते या फिर वैल्यू ऐड कर पाते, तो हम ग्लोबल सप्लाई चेन का भी पार्ट होते, जो हम आज नहीं है। और हम खो दिए हैं, किसको? दुबई से खो दिए। क्यों फ़ायदा है? क्योंकि इंटरमीडियरीज नहीं है दुबई जब इंपोर्ट कर रहा है, बल्क में परचेज करते हैं डायरेक्ट माइन से। और एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स, क्योंकि इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट भी ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो भी दुबई में कम है, क्योंकि टैक्सेस कम है, पेट्रोल सस्ता है, डीजल सस्ता है, टैक्सेस कम है, तो ऑब्वियसली लॉजिस्टिक कॉस्ट कम है, जिसकी वजह से वैल्यू एडिशन में हेल्प मिलती है। एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, रिफाइनर, सबको वैल्यू एडिशन में प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। ठीक है, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि फिर से बात वही है कि हम अपना 90% से ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इस इंपोर्ट के ऊपर थोड़ा कड़ाई करने के लिए, थोड़ा रोकने के लिए, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको डॉलर देना पड़ता है, यानी आपका फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहा होता है। इस फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए, इंपोर्ट कम करने के लिए सरकार लाई थी फॉरेन आपकी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। अब बंद कर दिया, 2024 में ये बंद हो गया। क्यों हुआ आगे देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो 2024 में ये बंद हो गई है। 2032 में जो लास्ट ट्रांच आया था, 2032 में जाके वो मैच्योर होगा। और सुनो, ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम थी, ये 8 ईयर में मैच्योर होती, 8 साल में 2.5% का इंटरेस्ट सरकार देती, और साथ ही साथ प्रिवेलिंग गोल्ड प्राइसेस भी देती। जैसे मान लेते हैं कि जिस समय ये बॉन्ड आया होगा, गोल्ड का प्राइसेस था 10,000, लेट अस सपोज 1 ग्राम का 10,000 था, सपोज था नहीं, सपोज करते हैं। 8 साल के बाद मान लेते हैं गोल्ड का प्राइस 20,000 रुपये हो गया 1 ग्राम का। तो सरकार कही कि जो भी प्रिवेलिंग गोल्ड प्राइस होगा वो देंगे हम, और उसके साथ साथ 2.5% का इंटरेस्ट भी देंगे, हर साल 2.5% का इंटरेस्ट भी देंगे। लेकिन फिजिकल गोल्ड नहीं मिलेगा, आपको एक बॉन्ड पेपर मिलेगा, 8 साल के बाद दो, पैसा वापस ले जाओ। तो लोगों के लिए तो अच्छा है ना कि गोल्ड का प्राइस भी मिल रहा है और उस पर 2.5% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट भी मिल रहा है। सरकार ऐसा क्यों की? ताकि सरकार जो है इंपोर्ट, जो फिजिकल गोल्ड का इंपोर्ट करना पड़ता है वो कम कर सके, और साथ ही साथ क्या कर सके, गोल्ड बॉन्ड दे दे और सरकार के पास भी थोड़ा पैसा आ जाएगा, उसको वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा सके। बट दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि सरकार प्रेडिक्ट नहीं की थी कि गोल्ड का प्राइस 250% से ज़्यादा बढ़ जाएगा, 2.5 गुने से ज़्यादा बढ़ जाएगा। सरकार प्रेडिक्ट की थी कि 10%, 20%, 50% ज़्यादा बढ़ेगा, 50% बढ़ जाएगा 8 साल में, उससे ज़्यादा क्या बढ़ेगा। बट पोस्ट कोविड हमने ये देखा है, ठीक है, कि जो गोल्ड का प्राइसेस है 250%, यानी 2.5 गुने से ज़्यादा
3.5 गुने से ज़्यादा बढ़ गया है। अब 3 गुना अगर आपका प्राइस हो जाएगा, 3.5 गुना प्राइस हो जाएगा, तो कहाँ से सरकार के ऊपर लोड ज़्यादा आएगा, फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सरकार तो ये प्रेडिक्ट की नहीं थी कि हमको 3 गुना ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा। सरकार सोची कि 1.5 गुना ज़्यादा थोड़ा बहुत प्राइस होगा। सरकार ओवरऑल ये सोची कि 8 साल 10 साल के जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं उससे तो कम ही देना पड़ेगा हमको पैसा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, गोल्ड का प्राइस ज़्यादा हो गया, तो सरकार के ऊपर लगभग 1,12,000 करोड़ का 1.12 लाख करोड़ रुपीस का एक्स्ट्रा बर्डन लाइबिलिटी आ गया है, जो सरकार को 2032 तक वापस करना है जनता को, क्योंकि बॉन्ड है ना, एक तरह का लोन है जो सरकार ली थी, अब वो वापस भी करना है। ठीक है, अब सरकार का टारगेट था कि इंपोर्ट रिडक्शन करेंगे, कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट बताएंगे, वो बढ़ते गई 2.5%, क्योंकि देना है लगभग 2800 से 3,000 करोड़ का, तो खाली इंटरेस्ट देना है सरकार को। तो जो फाइनेंशियल बर्डन है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो कम करना था, गोल्ड इंपोर्ट को कम करना था, वो हुआ ही नहीं। अगर इस टेबल में हम देखें तो टारगेट था कि इंपोर्ट को 300 टन कम करेंगे, जैसे 900 टन कर रहे हैं तो 600 टन तक ले आएंगे, कि लोग फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदेंगे, लोग बॉन्ड खरीद लेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। इट हैड zero impact on the reduction of import। ठीक, तो लोग थोड़ा बहुत बॉन्ड भी खरीदे और गोल्ड तो और भी ज़्यादा खरीदे, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा था ना। तो इंडिकेशन क्या जा रहा है मार्केट में कि आगे जाके और बढ़ेगा। तो जब भी मार्केट में पॉजिटिव इंडिकेशन जाता है, इकोनॉमिक पॉजिटिव इंडिकेशन, तो लोग और बाय करते हैं कि फ्यूचर में और मिलेगा हमको। तो पहला आपका स्टेटस फेल हो गया। फिर आप देखते हैं डिजिटल की तरफ शिफ्ट। टारगेट था कि 1,000 टन वर्थ का हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेचेंगे, बट मुश्किल से 130 से 140 टन भर का गोल्ड बॉन्ड बेच पाए, उसमें भी हमारी लाइबिलिटी, सरकार की लाइबिलिटी बढ़ गई, अगेन फेल्ड। फिर चीप बोरोइंग सोची थी सरकार कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रेट से, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की रेट है, उससे कम हमें देना पड़ेगा। सरकार सोची 2.5% ही तो दे रहे हैं, और थोड़ा बहुत 20% 30% बढ़ जाएगा दाम, 8 साल में भर देंगे। बट अब सरकार के ऊपर लाइबिलिटी बहुत ही ज़्यादा आ गई है, लगभग 1.12 लाख करोड़ की आ गई है। क्यों? क्योंकि गोल्ड का दाम लगभग 3-3.5 गुना ज़्यादा बढ़ गया 8 सालों में, तो सरकार के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गई। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि अब फिर से कभी भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं आएगा, अब हम नहीं जा रहे हैं गोल्ड इंपोर्ट रिडक्शन और ये वो। यानी कि सरकार मान ली कि दिस पॉलिसी वॉज अ फेलियर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पॉलिसी टू रिड्यूस इंपोर्ट वॉज अ फेलियर, कि हम इंपोर्ट कॉस्ट कम कर रहे थे, फॉरेन एक्सचेंज बचाने के चक्कर में सरकार फिस्कल डेफिसिट की तरफ चली जाएगी, इस 1,12,000 करोड़ रुपए जो जनता को देना है उसकी वजह से। तो एक तरफ से बचने के लिए गए और दूसरी तरफ और ज़्यादा खर्चा कर लिए, ये हुई प्रॉब्लम। तो अब देखते हैं कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इसको कैसे समझाती है कि क्यों ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम इंडिया में चली नहीं। वो इसलिए नहीं चली क्योंकि आज भी लोगों को फिजिकल गोल्ड ज़्यादा प्रेफरेबल है रादर देन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। कि भाई आपको एक कागज़ का टुकड़ा मिल रहा है और आपको एक फिजिकल गोल्ड बार मिल रहा है, तो दोनों में आप गोल्ड प्रेफर करेंगे ना, विच एवर यू कैन सी और टच। इसको हम बोलते हैं मेंटल अकाउंटिंग थ्योरी, क्योंकि आपका गोल्ड से एक इमोशनल अटैचमेंट है। आपके जैसे आपकी ज़मीन है, उससे आपका इमोशनल अटैचमेंट होता है। कोई भी आपके पास जो फिजिकल असेट होता है, छोटी सी मोबाइल है आपका, लैपटॉप है आपका, उससे आपको एक खासा फिजिकल अटैचमेंट होता है, इमोशनल अटैचमेंट होता है। वो आपको एक कागज़ के पत्ते से नहीं मिलने वाला। उसी के साथ साथ वेडिंग गोल्ड, जैसे मान लो कि शादी वादी है किसी की, जो लोग गहना सोना खरीद रहे हैं, तो बॉन्ड पेपर तो पहनेगा नहीं कोई, वहाँ तो आपको फिजिकल गोल्ड ही खरीदना है। भारत में शादियाँ तो कम हो नहीं रही हैं, शादी की कॉस्ट भी कम नहीं हो रही है, तो गोल्ड भी सस्ता खरीदना भी कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही धीरे धीरे। विथ मिडिल क्लास राइजिंग, लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग और खर्चा करते हैं अपनी शादी में, अपने मीन से ज़्यादा खर्चा करते हैं। अब वो अलग बात है, नहीं करनी चाहिए इतना, बट लोन ले लेके करते हैं, तो वो वहाँ भी कॉस्ट कम नहीं हुई। उसके बाद हम लॉस एवर्जन थ्योरी में देखते हैं कि फिजिकल गोल्ड जो होता है, मतलब आप जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उससे आपको साइकोलॉजिकली ज़्यादा कंफर्ट मिलता है रादर देन हैविंग अ पीस ऑफ पेपर। ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स बताती है, ये साइकोलॉजिकल है कि फिजिकल असेट ब्रिंग्स मोर हैप्पीनेस एंड कंफर्ट टू यू। और सोशल प्रूफ थ्योरी भी यही कहती है कि 5,000-6,000 साल से, जब से सभ्यता है तब से गोल्ड है, और ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 10 साल से आया है। तो किसके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा होगा इकोनॉमी में? हम बार बार बोलते हैं आपको कि इकोनॉमिक सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट।
ठीक है, तो गवर्नमेंट अपना पैसा देगी कि नहीं देगी, वापस करेगी कि नहीं करेगी, उससे ज़्यादा मालूम यह है कि अगर हमारे पास फिजिकल गोल्ड होगा तो इसके बदले हमको पक्का जो भी प्रिवेलिंग रेट होगा वो हमको मिल जाएगा, ये तो पता है हमको, है ना। तो दैट इज वाई फिजिकल गोल्ड इज मोर प्रेफर्ड बाय द पीपल रादर देन गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, तो वही बात है कि कल्चरल एक्सेप्टेंस भी हाई है, लिक्विडिटी भी इमीडिएट है। यहाँ एसजीबी में इमीडिएट क्यों नहीं है, क्योंकि 8 साल से पहले आप लिक्विडेट नहीं कर सकते, नहीं तो पेनाल्टी लगेगी। हाँ, प्री मैच्योरली आप 5 ईयर के बाद, मतलब जब डेट ऑफ परचेज के 5 साल के बाद आप प्री मैच्योरली इसको लिक्विडेट कर सकते हैं, बट आइडियली 8 साल के लिए आपको लॉक इन पीरियड रहता है। ठीक है, हाँ, बट इंटरेस्ट इनकम आपको फिजिकल गोल्ड में नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट इनकम आपको 2.5% की एसजीबी में मिलती, बट वही बात है कि आप जिसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, यू डोंट ट्रस्ट इट ईजिली। और स्टोरेज इशू भी है, स्टोरेज इशू एसजीबी के साथ नहीं है, आपको डिजिटली मिल जाएगा। ठीक है, वो पेपर भी नहीं मिलता, तो डीमैट अकाउंट है, डीमटेरियलाइज फॉर्म में मिलता है, बट यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा है। स्टोरेज कॉस्ट को भी सरकार बचाना चाहती थी, बट बिकॉज ऑफ बिहेवियरल चेंजेस एसजीबी का जो एडवांटेज है वो कहीं नहीं टिकता फिजिकल गोल्ड के एडवांटेज के सामने। दैट्स वाई पीपल प्रेफर मोर ऑफ अ फिजिकल गोल्ड। ठीक, अब दुबई मॉडल की अगर बात करें तो यूएई की ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी 3 फेजेस में, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 इज इंफ्रा, तो इनिशियली वो शुरू कहाँ से की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से। फ्री वर्ल्ड क्लास फ्री ट्रेड पोर्ट्स और ट्रेड जोन्स बनाया गया दुबई में, और इसके साथ साथ क्वालिटी सर्टिफिकेशन सिस्टम बनाया गया जिसको बारीक बोला जाता है, हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड माना जाता है बारीक को। ठीक है, इसके साथ साथ एफिशिएंट लॉजिस्टिक नेटवर्क, चीप एंड एफिशिएंट, सिर्फ एफिशिएंट नहीं, चीप एंड एफिशिएंट। और इसके साथ पॉलिसीज में चेंजेस लाए गए 10 साल के बाद, जीरो टैक्स ऑन गोल्ड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को स्ट्रीमलाइन किया गया, इसके साथ साथ इंसेंटिवाइज किया गया एक्सपोर्ट्स को भी, कि दुबई में जो गोल्ड प्रोसेस होगा उसका एक्सपोर्ट आसान पड़े, एक्सपोर्ट रिलेटेड स्कीम्स लाई गए, इंसेंटिव्स दिए गए एक्सपोर्टर को, और बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेशन लाए गए। मुश्किल से 8 से 9% का कॉर्पोरेट टैक्स है, इंडिया में है लगभग 25 से 26% का। वैल्यू एडिशन भी धीरे धीरे इंप्रूव किया गया आने वाले 10 साल में, यानी अपनी रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई गई। इसीलिए हम देखते हैं कि 4000 से भी ज़्यादा वैल्यू एडिशन की फैक्ट्रीज, कंपनीज, ट्रेडिंग कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, और टूरिज्म को बिल्ड किया गया, यानी जितने टूरिस्ट आएंगे वो और ज़्यादा गोल्ड खरीदेंगे, तो गोल्ड की डिमांड बढ़ाई गई कैसे, टूरिज्म को इम्प्रूव करके। और दिस इज हाउ एक मल्टी लेवल चेंज लाया गया बाय दुबई। ठीक है, धीरे 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 स्टेप वाइज दुबई ने अपने आप को स्टैब्लिश किया एज अ लीडर इन गोल्ड प्रोडक्ट, एज अ गोल्ड प्रोड्यूसर। ठीक, तो अगर हम इम्पैक्ट का कंपैरिजन करें तो एनुअल गोल्ड रेवेन्यू ज़्यादातर इंपोर्ट कॉस्ट में चला जाता है, जो कमाते हैं वो इंपोर्ट में दे देते हैं। बट दुबई में अगर देखा जाए तो 275 बिलियन दिरहम्स कमाती है। ठीक है, यानी कि 10 टाइम्स मोर एफिशिएंसी। वैल्यू एडिशन इज सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे है वैल्यू एडिशन में दुनिया में। स्ट्रैटेजिक विन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ गुड पॉलिसीज दिस इज अचीव्ड। और देखा जाए एम्प्लॉयमेंट तो रिटेल में है सिर्फ, मतलब जैसे आप तनिष्क देखते हैं, ठीक है, ये सब जो स्टोर्स हैं वहाँ पे है, बट माइनिंग से लेकर रिटेल तक, डायरेक्ट से लेकर इनडायरेक्ट तक, हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में यहाँ आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यानी हाई एम्प्लॉयमेंट, फुल वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन दिस वैल्यू चेन। ठीक, तो लेसन क्या है, यूएई ने अपने ज्योग्राफिकल एडवांटेज को इकोनॉमिक एडवांटेज में बदल दिया, कि वो जो जहाँ एग्जिस्ट करता है जिस पेनिनसुला पे, वो डायरेक्ट अफ्रीका से खरीदता है, डायरेक्ट यूरोप में बेचता है, डायरेक्ट अफ्रीका से खरीदता है, अपने टूरिस्ट को बेचता है, टूरिस्ट को वैट भी रिफंड कर देता है। तो इस तरह से उसने वैल्यू एडिशन या वैल्यू चेन सिस्टम बनाया, डेवलप किया। तो हम क्या करें, व्हाट शुड बी आवर पॉलिसी फ्यूचर। देखो, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी तो सिंपल होनी चाहिए, डोमेस्टिक माइनिंग पुश, क्योंकि अगर हमारे पास खुद की माइंस हैं तो उसमें इकोनॉमिक वाइबिलिटी ले आने के लिए पब्लिक सेक्टर लेड एक माइनिंग कंपनी शुरू करनी चाहिए। फिर धीरे 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 प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे बिहार में हमें 43% ऑफ आवर पोटेंशियल रिजर्व्स मिले हैं, तो धीरे धीरे वहाँ माइनिंग शुरू करनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एट कमांडिंग हाइट। टैक्स रैशनलाइज करना चाहिए, जो बहुत सारे टैक्स हैं, लगभग 15% का टैक्स है। कंपटीशन, इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि महंगी चीज़ें बिक रही होंगी। और अर्बन माइनिंग, यानी कि गोल्ड रिसाइकलिंग, जो आज छोटी छोटी जगहों पे है, ठीक है,
इसको कंबाइन किया जाए और एक इकोनॉमी ऑफ स्केल क्रिएट करने की कोशिश की जाए गोल्ड रिसाइकलिंग में। फिर मीडियम टर्म क्या है, यानी लगभग मीडियम टर्म का मतलब होता है 3 से 5 साल का जो एरिया टर्म होता है वो, यहाँ वैल्यू चेन डेवलप करने की कोशिश करें, रिफाइनिंग से लेके सर्टिफिकेशन तक। सर्टिफिकेशन को और स्ट्रिंजेंट किया जाए जो हमारा BIS हॉलमार्क है। रीजनल हब को क्रिएट किया जाए, जैसे दुबई है रीजनल हब, जैसे सूरत है आपकी डायमंड के लिए रीजनल हब, वैसे इंडिया में भी एक पोर्ट सिटी को रीजनल हब की तरह डेवलप किया जाए और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाए ताकि ये जो क्वालिटी चेक्स हैं उसको इम्प्रूव कर सके और इंडिया से जाने वाले गोल्ड को हम ग्लोबल वैल्यू सिस्टम का पार्ट बना सकें। इसके साथ साथ अगर 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का गोल है तो लॉन्ग टर्म भी देखना है, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट और मीडियम में रुक जाना है। लॉन्ग टर्म में हमें एक कल्चरल इवोल्यूशन लेके आना है, यानी ग्रेजुअल शिफ्ट करना है कि डिजिटल गोल्ड को एक्सेप्ट किया जा सके। कंपनीज बेचती हैं आज भी डिजिटल गोल्ड, ऐसा नहीं है, वो उनके वॉल्ट में होता है, आपके पास नहीं। एक्सपोर्ट इकोनॉमी यानी आज जो हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम कंजम्पशन इकोनॉमी कंज्यूमर ऑफ गोल्ड हैं, उससे हमको एक्सपोर्टर की तरफ जाना है ताकि हम लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट कर सके लगातार। ठीक है, ग्रेजुअल एंड परपेचुअल लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन जो हमारी GDP को आगे बढ़ाने में 2 से 3 लाख करोड़ का हेल्प करेगा। और स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स यानी बिल्ड सब्सटैंशियल RBI गोल्ड होल्डिंग्स आज भी है काफ़ी, जैसे लंदन से भी उठा के ले आए थे, बट अगर डोमेस्टिक माइनिंग शुरू हो गई तो RBI अपना जो गोल्ड का जो रिजर्व है उसको चाइना और स्विट्जरलैंड के लेवल तक ले जा सकता है। और हमारा जो डिपेंडेंस है डॉलर के ऊपर, क्योंकि हमको रखना पड़ता है ना डॉलर को एज अ रिजर्व, नहीं तो हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वो डिपेंडेंस भी धीरे धीरे कम हो जाएगा अगर हमारे गोल्ड रिजर्व्स बढ़ते गए तो हमारा कॉल टू एक्शन क्या है? हमारा कॉल टू एक्शन है कि कन्वर्टिंग इंडियाज गोल्ड कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी टू अ गोल्ड एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी जो 2 से 3 लाख करोड़ GDP में साल दर साल ऐड करता जाए। तो हमारे चॉइस हमारे ऊपर है, द चॉइस विल ऑलवेज बी आवर्स, कि सरकार क्या देखती है, उसका विजन क्या है, गवर्नमेंट का, यहाँ के लोगों का क्या विजन है, कि वी विल ऑलवेज बी अ कंज्यूमर बेस्ड इंपोर्टिंग इकोनॉमी और हम एक वैल्यू एडिशन गोल्ड इकोनॉमी लीडर बन सकते हैं जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम पार्ट हो सकता है। जो आज इंडिया के पास स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस नहीं है, जो प्रॉब्लम्स हम आज देख रहे हैं ट्रेड डील्स में, जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस नहीं है हमको, वो स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस अगर क्रिएट करना है तो हमें मास्टरी करनी होगी ऐसे क्रूशियल एलिमेंट के ओवरऑल सप्लाई चेन सिस्टम का क्रूशियल पार्ट बन के। सो हाउ डू यू लाइक दिस लेक्चर? आपको क्या लगता है और क्या करना चाहिए इंडिया को? डू राइट इट। अगर वैल्यू एडिशन हुआ है नॉलेज में तो डू कमेंट डाउन, लाइक दिस, शेयर दिस वीडियो और यूज करो कोड HS Live बिकॉज हाई स्कोर्स विद HS Live, और सब्सक्राइब टू द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जिसका एडमिशन अभी ओपन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। जस्ट यूज द कोड HS Live और सेंड योर डिटेल्स टू मी on my Hipponomics or my this email ID. Thank you everyone. Bye bye. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।